तो लॉज ऑफ मोशन डीबीपी 5 के आंसर्स आपके सामने हैं, है ना। चलिए आप बताइए आप कौन कौन से डिस्कस करना चाहेंगे। वैसे कितने लोगों ने किए हैं, रेज योर हैंड्स। चलो आप बताइए। फर्स्ट इटसेल्फ, फोर्थ, 7, 9, तो सभी मार्क करा दे रहे, आसान वाले भी मार्क करा दे रहे। हाँ, थोड़ा एक अपने अंदर जिम्मेदारी लाया करो कि भाई आप जितना हो सके खुद से किया करो, है ना। तमाशे नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा फिर। चलो बता के पहला जो है, अरे इन द प्रॉब्लम अच्छा ठीक है, हाँ इसमें यार इसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक मैंने इसको प्रॉपर बनाया नहीं, वो एक दूसरे इसका चिपका दिया। इसमें आगे इन द अबाउ प्रॉब्लम इफ द लिफ्ट मूव्स अप विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी। देखो मास जो दिया हुआ है वो 2 किलोग्राम दिया हुआ है। मास जो है वो कितना दिया हुआ है, 2 किलोग्राम, और वो एक लिफ्ट में रखा गया है और लिफ्ट ऊपर जा रही है। लिफ्ट ऊपर जा रही है विथ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्मॉल जी। तो वो बोल रहा है कि उसका वजन कितना आएगा, यानी अपरेंट वेट कितना आएगा आपके स्प्रिंग बैलेंस में। जब भी लिफ्ट ऊपर जाती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg+a, है ना। तो 2 × 10 + 10 कितना हो जाएगा फिर, 40 किलोग्राम या 40 न्यूटन। वैसे आंसर क्या दिया हुआ है, अच्छा हाँ वो न्यूज़ में दिया हुआ है किलोग्राम में, यानी अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूं तो वो किलोग्राम वेट हो जाएगा, यानी 4 किलोग्राम वेट। लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर की शुरुआत में आपको याद होगा जब फोर्स पढ़ा रहा था मैं आपको, मैंने कहा था फोर्स के 2 यूनिट होते हैं, एब्सोल्यूट यूनिट और एक ग्रेविटेशनल यूनिट। तो ये जो है 40 न्यूटन ये क्या है, एब्सोल्यूट यूनिट है, और ऑप्शन आपको क्या में दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल यूनिट में। तो आपके एब्सोल्यूट यूनिट को ग्रेविटेशनल यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल जी से डिवाइड करना पड़ता है, स्मॉल जी की वैल्यू से, यानी कि 9.8 से डिवाइड करना पड़ता है। 9.8 का अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिख सकते हैं, 10, तो इसीलिए उसको 10 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 4 किलोग्राम वेट। लास्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद सेकंड वाला, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इन अ लिफ्ट, it takes time t1 to reach the floor when a lift is stationary. It takes time t2 when the lift is moving up with constant acceleration. तो वो बोल रहा है then टाइम किसका ज़्यादा रहेगा। देखो भाई, हाँ तो एक लिफ्ट में आप जब मान लो कि लिफ्ट में आप एक कॉइन को ऐसा फ्लिप करते हैं, ऊपर पहुंचाते हैं, आप उसको ऐसा ऊपर फेंकते हैं। आपको मालूम है कोई भी चीज़ को जब आप ऊपर फेंकते, चल जल्दी अंदर आ, दरवाज़ा बंद कर। जब भी कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो अंडर ग्रेविटी ट्रैवल करती है। एक्स्ट्रा होंगे, एक मुझको दे, उसको एक दे और एक मेरे को दे, 3 लाया ना आंसर। तो देखो इधर, जब भी आप किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसका एक फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोग ने। देखो आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा होगा, h = v0 × t ± हाफ ऑफ gt², है ना। ये आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा है यहाँ पे। और मुझे क्या पूछा हुआ है इसने यहाँ पे, आपने ऊपर फेंके कॉइन को कि नीचे, ड्रॉप्ड है, सॉरी हाँ ठीक है ना, ड्रॉप्ड है।
तो हम लोग कहेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h अपॉन जी। तो हमारे पास अगर एक पर्टिकुलर हाइट से मैं कॉइन को ड्रॉप करता हूँ, ड्रॉप है सॉरी मैं उसको फ्लिप समझा, तो अगर पर्टिकुलरली हाइट से मैं क्या करता हूँ कॉइन को ड्रॉप करता हूँ, वो नीचे आने के लिए कितना टाइम लेगा, हम ये फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करते हैं। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब बात ऐसी है कि पहले लिफ्ट स्टेशनरी थी, यानी अपनी जगह पे रुकी हुई थी, तो उस वक्त एक्सेलरेशन कितना होगा स्मॉल जी, और उस वक्त टाइम कितना होगा t1। बाद में क्या हुआ सेकंड सिचुएशन में, लिफ्ट ऊपर जाने लगी। अच्छा लिफ्ट ऊपर जाने की लगी तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, बदल जाएगा। अब क्या हो जाएगा g+a हो जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे आप लोग बेटा एक बात बताओ, यहाँ डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो जाहिर बात है ये आंसर क्या हो गया होगा, छोटा हो गया होगा। तो यानी कि t1 क्या होगा, बड़ा होगा t2 से। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ मैन वेइंग 80 किलोग्राम man weighing 80 kilogram is standing in a trolley weighing 320 kilograms. सिबगत तेरे ने कहा है डीपीपी, हाँ तू क्यों रहेगा फिर घर पे, टाइम पास करने आ रहा है, ऊपर से बातें चालू तेरी। A trolley is resting on a frictionless horizontal raise. If the man starts walking on the trolley with a speed of 1 meter per second, velocity of man is equals to 1 meter per second. Then after 4 seconds, his relative displacement to the ground will be. After 4 seconds, his relative displacement to the ground will be. अच्छा ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आपका वो है प्रॉब्लम है। तो एक ट्रॉली जिसका मास 320 किलोग्राम्स दिया हुआ है, उस पर एक आदमी जिसका मास कितना है 80 किलो का, और ट्रॉली पे वो वॉक कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। रिमेंबर वन थिंग कि ये आपका वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। अब यहाँ पर दो तीन मल्टीपल कंसेप्ट आ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या लगेगा, आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, देखो आपको याद होगा रिलेटिव मोशन आपने निकाला है, क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल्स टू क्या होगा, याद है किसी को रिलेटिव मोशन का, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ना। या चलो ठीक है, पहले तो अपन एक काम करते हैं, वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको किसी तरह से वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम है, आपको पता क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आपको ये पता चल जाए अगर, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली मालूम है और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। और टाइम दिया हुआ है क्या आपको,
कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। हाँ ठीक है, देखो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखा जाए तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो सिस्टम के फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा। अच्छा एक बात बता मुझे, पहले कौन मोशन में था? पहले क्वेश्चन पढ़ो और बताओ मुझे, पहले कौन मोशन में था? ट्रॉली। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। इफ अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग, है ना, तो पहले कौन मोशन में आया? मैन आया, है ना। बाद में जब वो मोशन स्टार्ट करेगा, बाद में उसके पैरों के कोलिजन की वजह से या उसके रिएक्शन की वजह से क्या होगा कि वो ट्रॉली पीछे की तरफ जाएगी, है ना। तो अब ऐसा है कि पहले मोशन में सिर्फ मैन था। अगर पहले सिर्फ मैन था मोशन में, तो मैं कहूँगा कि आपका पहले जो मोमेंटम आएगा वो सिर्फ मैन का आएगा। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मैन का मास और उसकी वेलोसिटी। आदमी का मास कितना है? 80 किलोग्राम, और शुरुआत में आदमी की वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 मीटर पर सेकेंड। जब वो उसके ऊपर चलना चालू करता है, अब ये वो ऐसा यूं करके चलना चालू होगा, जिसके कारण अब क्या होगा, वो ट्रॉली जो है और पूरे उसके आदमी के साथ वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। तो अब मैं कहूँगा अब क्या हो गया, वो दोनों मोशन में आ गए, है कि नहीं। जनरली होता नहीं कि आपको एक लूज जैसा हो कंसेप्ट, जैसा कोई एक लूज कारपेट अगर डाला हुआ हो, आप उस पर चलने की कोशिश करो तो कई बार ऐसा स्लिप मारता है वो। तो वैसे ही अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर या स्केटिंग पर आप देखो, स्केटिंग में आपने अक्सर कोशिश किया होगा, या स्केट बोर्ड पर अगर आप पैर रख के आगे जाना जब करके क्या होता, वो स्केट बोर्ड पीछे चले जाती, है कि नहीं। तो वैसे ही कुछ खेल यहाँ पर देख रहे हो। तो अब ऐसा है कि ठीक है, अब आदमी ने क्या किया कि उस पर पैर रख के अब आगे निकलने की कोशिश किया। शुरुआत में सिर्फ आदमी मोशन में था, मगर जैसे ही आदमी उस ट्रॉली पे खड़ा हुआ, आगे मतलब बढ़कर खड़ा हुआ, अब वो आदमी और वो ट्रॉली दोनों एक सिस्टम है। अब दोनों भी क्या करेंगे, मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, इधर जाएंगे वो दोनों भी, है ना। तो अब मैं क्या कहूँगा, भले ही वो आदमी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये जब पैरों से उसको पुश करेगा वो ट्रॉली को, तो ट्रॉली कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ, और जिसके कारण आप देखेंगे उसका मोशन होता है इधर। तो अब फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या आएगा? मास ऑफ ट्रॉली जो कि क्या आएगा 320 प्लस मास ऑफ मैन जो कि आएगा 80। फिर उसके बाद आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब देखो ठीक है, ये आ गया 80, ये हो गया 400। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 80/400, और 0 0 कैंसिल हुआ, ये कितना हो जाएगा? 1/5, 1/5 यानी कि 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया फिर 0.2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि ठीक है, फिर देयरफॉर अब वापस इस इक्वेशन में आते हैं हम। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आपको पता चल गया वो कितना है, तो बोले वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा, 2 मिनट ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर मैं स्केलर फॉर्म में लेता हूँ उसको, तो मैं स्केलर फॉर्म में ऐसा लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना था? 1 माइनस 0.2, और जो कि हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ था? तो डिस्टेंस जो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम 0.8, 3.2 है किसका आंसर? देखो इसमें
क्या खेल है यहाँ पे? देखो ये तो मैंने इसका जो फॉर्मूला लिखा, बेसिक फॉर्मूला लिखा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है आपके जो भी कहा जाएगा रिलेटिव मोशन का, हमने वो लिखे। मगर बाद में आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करें तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? माइनस करके। और अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? प्लस करके। ये याद आई ये बात है? दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके, और दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी प्लस करके। अब आदमी इधर जा रहा है, ट्रॉली किधर जा गई? पीछे। तो दोनों का मोशन सेम डायरेक्शन में हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन? तो मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा फिर? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बेटा ये पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर बाई चांस, चलो ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ पर डायरेक्शन डाल देता हूँ, है ना, मैं बोलूँगा इसका डायरेक्शन किधर है? तो बोले प्लस आई कैप आदमी का, है ना। ये ट्रॉली का डायरेक्शन किधर है? तो बोले माइनस आई कैप, है कि नहीं? तुम यहाँ लिखोगे प्लस आई कैप, फॉर्मूले में माइनस आएगा, और यहाँ लिखोगे माइनस आई कैप इसका डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन डालोगे माइनस आई कैप, वो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? फिर से प्लस ही हो जाएगा। इसीलिए याद रखो, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो क्या करते हैं अपन? माइनस। ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करे तो क्या करते हैं? प्लस। क्योंकि आदमी और ट्रॉली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ऐसा है कि ठीक है, मेरा मकसद ये था कि किसी तरह से मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकूं। तो उसके लिए क्या करो आप भैया, एक काम करो, इसको उधर लेके चले जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली ये तो हमको मालूम है 1 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, दैट इज 0.2, जिसको कैलकुलेशन के बाद आंसर कितना आ रहा है? 0.8। अब देखो ठीक है, आदमी का जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा उसका? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ठीक है भाई, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि क्या हो जाएगा फिर? 3.2 मीटर्स। तो ये इस तरह से इसका आंसर आता है थर्ड वाले का, जो कि असल में रिलेटेड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। ठीक है, लिख लीजिए। फोर्थ वाला चलो जल्दी करो। हुआ? प्रॉब्लम नंबर 4। अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम, बॉडी का मास 4 किलोग्राम है, वेट 4.8 किलोग्राम। इसका वेट किलोग्राम वेट में बताया गया है, मतलब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल यूनिट में। व्हेन सस्पेंडेड इन द मूविंग लिफ्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज। तो देखो फोर्थ वाला प्रॉब्लम कैसा है। एक ऑब्जेक्ट है जो मूविंग लिफ्ट में है, और उसका जो अपरेंट वेट है वो उससे जो उसका असल मास है उससे ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि वो लिफ्ट ऊपर जा रही होंगी, और हमको मालूम है अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है ऐसी सिचुएशन में? m
जी प्लस ए। ओके, अपरेंट वेट कितना आया है 4.8 किलोग्राम वेट, और मास कितना है आपका 4। जी की वैल्यू कितनी है 10, और आपको ए निकालना है। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ जो चीज़ आपको दी गई है, आपको जो वेट दिया है वो किलोग्राम वेट में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, उसको पहले न्यूटन में कन्वर्ट करो। जैसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 48 न्यूटन, 4 10 प्लस ए, डिवाइड करो 4 से, कितना हो जाएगा 12, 10 प्लस ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब वही 1.96, क्योंकि वो अपन ने जी की वैल्यू क्या लिए, अपन ने 10 लिए, वो 9.8 लेंगे तो 1.96 आ जाएगा। आया समझ में? तो जो वेट था पहले किलोग्राम वेट को अपन ने क्या करें न्यूटन में कन्वर्ट किया, फिर बाद में कैलकुलेट किया उसको। फिफ्थ, एन एलिवेटर वेइंग 6000 किलोग्राम is pulled upward by a cable with an acceleration of 5 meter per second square. Take the tension of the cable। ये तो बहुत आसान था यार। टेंशन इन द केबल क्या आएगा, एक एलिवेटर है, एलिवेटर किसको बोलते हैं भैया, लिफ्ट को। तो एलिवेटर को आप ऊपर खींच रहे रस्सी से विथ सम एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो कह रहा है रस्सी में टेंशन कितना आएगा, तो वो आएगा mg प्लस ए। अरे भाई एलिवेटर खाली है, तो अगर रहता आदमी तो उसको दोनों का मास ऐड करते अपन, है ना। तो अब देखो मास ऑफ एलिवेटर कितना है 6000, जी कितना आता है 10, ए की वैल्यू क्या है 5, 6000 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो रहा 90,000। और इसमें क्या आया हुआ आंसर, वही है ना। अच्छा इन्होंने गलत मार्क किया, तो 90,000। बहुत आसान था ये। चलो नेक्स्ट, ये कौन से नंबर 6 वाला है ना। तो भैया 6th, और रॉकेट हैज़ इनिशियल मास ऑफ 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम, ठीक है। और इफ़ इट इज़ टू ब्लास्ट ऑफ विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द इनिशियल थ्रस्ट नीडेड इज। देखो 6 वाला, एक रॉकेट आपके ज़मीन पे रखा हुआ है, रॉकेट का जो मास है वो 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम दिया है। वो ब्लास्ट ऑफ करता है एकदम से, वो क्या करता है ब्लास्ट ऑफ करके अर्थ से ऊपर जाता है। तो उसको भैया इनिशियल थ्रस्ट यानी शुरुआत में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा जितना पीछे से लग रहा होगा, है ना। और कितना फोर्स लग रहा होगा, है ना, वो रहेगा mg प्लस ए। ये देखो आपका रॉकेट जब है झटके से ए से ऊपर जाएगा, कोई भी चीज़ को जब आप ऊपर लेके जाते हैं, है ना, तो क्या फॉर्मूला लगता है mg प्लस ए। तो जब रॉकेट भी एकदम आपका झटके से यानी एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो उसके वेट के साथ साथ उसको क्या लग रहा है सूडो फोर्स, वो भी कहाँ लग रहा है, दोनों भी नीचे की तरफ। वेट भी उसको नीचे खींच रहा, सूडो फोर्स भी उसको नीचे खींचेगा, बॉडी के उसके वो कंपोनेंट्स को उसके, है ना। तो इसीलिए भाई अपरेंट जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा mg प्लस ए। अच्छा मास कितना है रॉकेट का 20 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, जी की वैल्यू तो 10 लेते हैं अपन, ए का वैल्यू क्या बोला है 4, तो 20 इंटू 14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 280 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन, यानी 28 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन। Seventh, the ratio of weight of man in a stationary lift when it is moving downwards with a uniform acceleration a is 3:2. The value of a is
देखो क्या बोला है, आदमी जब लिफ्ट में खड़ा था, स्टेशनरी लिफ्ट में, और जब वो मूविंग लिफ्ट में खड़ा था जो कि नीचे जा रही थी, तो उस वक्त उसका जो वेट का रेशियो है वो 3:2 आ रहा है। देखो जो प्रॉब्लम नंबर आपका 7 है, पहले लिफ्ट कैसी थी, स्टेशनरी। तो पहली सिचुएशन क्या है, आपकी लिफ्ट स्टेशनरी है, तो मैं कहूँगा उस वक्त आपका वेट क्या रहेगा, जस्ट mg होता है ना। सेकेंड सिचुएशन क्या है, लिफ्ट नीचे जा रही है और उस वक्त आपका जो वेट होगा वो क्या होगा, mg-a होगा। अब इसने W1/W2 आपको दिया है, जो कितना दिया हुआ है आपको, 3:2, जो कि क्या होगा, mg/mg-a। m और m क्या हो जाएगा, कैंसर। आपसे a की वैल्यू पूछा है उसने, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3/2 इज इक्वल टू g/g-a, क्रॉस मल्टीप्लाई 3g-3a इज इक्वल टू 2g। इसको इधर लेकर आओ, 3g-2g इज इक्वल टू +3a, यानी g इक्वल टू 3a और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, g/3, यानी 10/3। अच्छा g/3 करके पूछा हुआ है ना, तो g/3। Eighth, the mass of a lift is 500 kilogram when it ascends with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ascends मतलब क्या होता है, ascend and descend। ascend का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, descend का मतलब होता है नीचे। अब ये ऊपर जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टेंशन क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन, बहुत ही पांचट, T इक्वल्स टू mg+a। ऊपर जाते हो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो टोटल फोर्स उसका क्या हो जाता है, mg+a। तो भैया ठीक है, एलिवेटर का मास क्या दिया है भैया, 500, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2, 500 मल्टीप्लाई बाय 12, 6000 होगा वो। नाइन्थ, एन क्या है, एलिवेटर मूविंग वर्टिकली अप विथ एन एक्सेलरेशन स्मॉल g, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर बाय अ पैसेंजर ऑफ मास कैपिटल M। मतलब फ्लोर पर पैसेंजर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, उतना ही जिसका उसका वजन महसूस हो रहा है उसको। अगर वो लिफ्ट स्टेशनरी होती, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बोले मेरे वजन के बराबर है ना। मगर मैं यहीं अब लिफ्ट में खड़ा हूँ और लिफ्ट झटके से ऊपर जा रही है, तो क्या होगा, नीचे क्या लगेगा, सूडो फोर्स। अब लिफ्ट पे फोर्स कितना लगेगा, अब मेरे जो वजन अपरेंट वेट के बराबर। जब भी कोई सिस्टम ऊपर जाता है तो अपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg+a। तो भैया वही चाहेगा आपका, फिर जो नॉर्मल रिएक्शन या फोर्स ऑन द लिफ्ट रहेगा वो रहेगा mg+a। तो आदमी का मास कितना है इसमें दिया हुआ, अच्छा आदमी का मास कैपिटल M दिया हुआ है g, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, स्मॉल g दिया हुआ है, यानी ट्वाइस mg हो जाएगा। चलो 10th वाला, a mass 1 kilogram is suspended by a thread. It is lifted upwards with an acceleration of 4.9 meter per second square and lowered with an acceleration of 4.9 meter per second square. The acceleration of the tension would be 4.9 बोला है, जो कि 9.8 का क्या होता है, आधा है ना। 4.9 क्या होता है, 9.8 का हाफ होता है। तो मैं क्या करूँगा, अब स्मॉल जी की वैल्यू 10 नहीं 9.8 डालूंगा। तो देखो अब कैसा। अब अगला पॉइंट सिचुएशन क्या दिया हुआ है, 10th वाला जो हम लोग देख रहे हैं।
अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। तो प्रॉब्लम नंबर 10 में हमने क्या देखा कि एक मास ऑफ 1 किलोग्राम को एक रस्सी से लटकाकर आप क्या कर रहे हैं, उसे ऑसिलेट कर रहे हैं एक मूविंग लिफ्ट में, ठीक है। पहले वो लिफ्ट ऊपर जाती है, पहले सिचुएशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होता है और कितना होता है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस वक्त टेम्परेट क्या हो जाएगा, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G प्लस ए, है ना। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन 9.8 प्लस 4.9, है ना। अब देखो दिमाग के साथ खेलो, थोड़ा दिमाग से सोचो। 9.8 प्लस 4.9, 9.8 का आधा कितना होता है 4.9, तो डिनोमिनेटर में कितने 4.9 हुए, 3, ये एक 4.9 और इसके दो 4.9। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 4.9, हाँ या ना बोलो, है ना। अब ऐसा लिखने का मकसद क्या है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये पहला टाइम पीरियड आया। अब आगे फिर दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, तो दूसरी सिचुएशन में लिफ्ट क्या है, नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन स्मॉल ए, वही 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L अपॉन G माइनस ए, है ना। ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन, तो T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन 9.8 माइनस 4.9, T2 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा 2 पाई L अपॉन 4.9, है ना। अब देखो क्या है, आपको क्या पूछा हुआ इसने, अरे टेंशन, मैं जब से टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, ठीक है, मगर तुमको समझ में आया, टाइम पीरियड भी अगर पूछता तो ऐसा करके उसको रेशो लेके आप निकाल सकते थे। दिमाग में सिंपल पेंडुलम आया, तो वो पेंडुलम आते से वर्ड आया था हमारे दिमाग में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में चले गया मैं। ये तो बहुत आसान था। फिर ऊपर पहली सिचुएशन क्या है, तो भाई सिर्फ ये रॉड है, सॉरी रॉड बोल रहा हूँ, ये पेंडुलम है जो सिर्फ लटका हुआ है इस तरह से लिफ्ट से। पहली सिचुएशन क्या है, एक्सेलरेशन अपवर्ड्स 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, M G प्लस ए, यानी M 9.8 प्लस 4.9, यानी वही पहले के जैसा अभी लिखेंगे, M 3 मल्टीप्लाई बाय 4.9। ये समझा ना, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सिचुएशन में लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो T2 इज इक्वल टू M G माइनस ए, तो ये हो जाएगा फिर क्या, M 9.8 माइनस 4.9, यानी M 4.9। सेकेंड सिचुएशन, अब क्या होगा, अपने को T1 अपॉन T2 लेना है, तो सेम चीज़ें हो जाएंगी कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3:1। फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। इलेवेंथ, चलो 11th वाला देखो। A 5,000 kilogram rocket is set for vertical firing. The exhaust speed is 800 meter per second. Okay, to give initial upward acceleration of 20 meter per second square, the amount of gas ejected per second to supply the need thrust will be, ठीक है। तो देखो, इजेक्शन ऑफ रॉकेट एक बेहतरीन एग्जाम्पल है
न्यूटन्स थर्ड लॉ का। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। होता क्या है कि यहाँ एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलती है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत फोर्स से बाहर निकलती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, मुझे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था जब मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में आपको बता रहा था। मैं एक रोलिंग चेयर पे बैठा हूँ। इमेजिन करो रोलिंग चेयर के जो चक्के बड़े स्मूथ हैं, सरफेस भी एकदम चिकना है, स्मूथ है, आराम से इस पर रोल हो सकती है कोई भी चीज़। मेरे हाथ में एक भारी सा वज़न है, मैं उस वज़न को ऐसा ज़ोर से फेंकता हूँ तुम्हारी तरफ, तो क्या होगा, वज़न तुम्हारी तरफ जाएगा और मैं पीछे जाऊँगा। ये एक न्यूटन्स थर्ड लॉ का है कि जो आपने एक्शन दिया उस ऑब्जेक्ट ने आपको उतना ही रिएक्शन भी दिया। सेम सिचुएशन में रॉकेट का फायरिंग होता है, बहुत तेज़ी से प्रोपल्शन गैसेस करके बाहर निकलते हैं, जिसके कारण जब आप तेज़ी से फोर्स लगाते हो नीचे की तरफ एग्जॉस्ट, वो फोर्स रिएक्शन के तौर पे किस पे लगता है, रॉकेट पे, और रॉकेट फिर ऊपर जाता है विथ एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, फोर्स ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस is equal and opposite of force on rocket, equal and opposite of force on rocket। अब इन मैग्नीट्यूड, अगर यही बात आप मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो आप सिंपली बोलेंगे फोर्स ऑन एग्जॉस्ट गैसेस इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रॉकेट। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था बलून में, रॉकेट में खास क्या बात है कि जब वहाँ से प्रोपल्शन बाहर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मगर वो जो कंबशन, जो ऑयल जो जल रहा है, फ्यूल जो जल रहा है, उसका मास क्या होता है, लगातार कम होते जाता है। तो मैंने कहा था एग्जॉस्ट का जो फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है यू डी एम बाई डी टी। यू क्या है, तो यहाँ से निकलने वाली गैसेस की वेलोसिटी। डीएम क्या है, डीएम क्या होता है, डीएम बाई डी टी क्या होता है, हर एक सेकंड में कितना मास कम होते जा रहा है ना, ये कितना मास जलते जा रहा है। अब फोर्स ऑन रॉकेट क्या होगा, अगर फोर्स रॉकेट अगर मान लो ज़मीन पर है, ऐसा रखा हुआ है, तो मैं बोलूँगा जब वो ऐसा लॉन्च होगा तो उसको कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। आप कहेंगे सर उसको एक तो वेट लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा करीब है तो उसका वजन बहुत होगा। दूसरा क्या लगेगा, आपका सूडो फोर्स। तो उस रॉकेट को नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ क्या लग रहा है, सूडो फोर्स। तो भैया फिर उसका अपरेंट वेट जो भी रहता, फोर्स जो रहता, वो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए हो जाएगा, है ना। स्मॉल एम बोले तो, कैपिटल एम बोले तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ रॉकेट। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब सवाल है कि आपको क्या पूछा गया है, द अमाउंट ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड टू सप्लाई नीडेड थ्रस्ट, मतलब डीएम अपॉन डी टी पूछा गया। तो आप डीएम अपॉन डी टी कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम यू जी प्लस ए, मास ऑफ रॉकेट क्या दिया हुआ है आपको, 5000 किलो। एग्जॉस्ट कितनी स्पीड से बाहर निकल रहा है, 800 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू लो 10, एक्सेलरेशन कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये 5000, 2 जीरो तो गए, 50/8 मल्टीप्लाई बाय 30, देखो कितना हो रहा, फिर कितना हो रहा, 185.5, 187.5, it should be 187.5 किलोग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम पर सेकेंड। बट रॉकेट वाला तुम्हारे को नहीं आएगा, रॉकेट का असल में सिलेबस में से निकाला हुआ है। ये पहले एक पूरा टॉपिक था रॉकेट पर, रॉकेट प्रोपल्शन करके पूरा डिस्क्रिप्शन था, तो वो सिलेबस में से हटा दिया गया, ये उसी का पार्ट है। मगर जैसे सूडो फोर्स पढ़ रहे हैं ना आप, तो सूडो फोर्स के कंसेप्ट को ध्यान में रख के अपन उसको सॉल्व कर रहे हैं। एक मिनट बताइए, तो आपने गलत चीज़ निकाली है ना बेटा, आपने फोर्स अपॉन क्या निकाले पता नहीं मुझको, आंसर आ गया मगर चीज़ गलत निकाल रहे हैं ना आप। ये कहाँ से फॉर्म, अच्छा ठीक है, ये फोर्स निकाले आपने 15000, किससे डिवाइड करें, मास से,
तो फोर्स अपॉन मास निकाले आपने, पूछा क्या गया है यहाँ पर, मास अपॉन टाइम। वो बाई चांस आपका सही चीज़ आ गई कि फॉर्मूला उससे क्लोज था, मगर वो चीज़ आप गलत निकाले ना। इलेवेंथ, ये 11th ही था ना। 12th, the time period of a simple pendulum measured in a stationary lift is found to be small t if the lift starts accelerating upwards with an acceleration of g/3, then the time period is। बहुत आसान है। पहली सिचुएशन में क्या है, लिफ्ट कैसी थी, स्टेशनरी थी, और उसमें एक पेंडुलम लटकाया गया था, और उसका जो टाइम पीरियड है कैपिटल टी से दिया गया है। ऑफ कोर्स टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √L/g। ध्यान दे, सेकेंड सिचुएशन में क्या है, लिफ्ट जा रही है ऊपर विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना, g/3। तो अब नया वाला टाइम पीरियड क्या आएगा वो पूछ रहा है आपसे। देखो भैया, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा पेंडुलम के, 2π √L/g+a। तो 2π √L/g+g/3, तो ये हो जाएगा 4g/3, 2π √3L/4g, है ना। अब अगर सपोज करो मैं √3 और 4 को अलग कर डालूं, तो t डैश इज इक्वल टू 2π या फिर √3/4, ये पूरा अलग करा मैंने, तो बचेगा क्या, 2π √L/g। देखो 3/4 को पूरा हटा दिया, अलग कर डाला, और ये 2π √L/g क्या है, पुराना वाला टाइम पीरियड है, तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय टी, इसको √3/2 भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय टी। आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन t√3/2, सेकंड ऑप्शन t√3/2, है ना। √3 को उसके बाद लिखा बस उसने, सेकंड ऑप्शन। लास्ट तो क्लास में ही कराया मैंने। अरे वो बॉब वाला याद है, गाड़ी एक्सेलरेशन ए से आगे निकलती तो वो बॉब पीछे जाता, और उसमें थीटा की वैल्यू क्या होती, tan इनवर्स ऑफ a/g, वही तो है वो, बस नाम बदला हुआ उसने, बॉब की जगह प्लम लाइन बोला उसने। चलिए स्कोर्स बताइए, लेट्स सी द स्कोर्स। 15 में से 15 करेक्ट है किसी के, उसके चांसेस कम थे। 14, ओके 13, ओके 12, ओके 11, तेरा 12 में हो गया ना, 11, 10, ओके बस इतना ही है ना। उसके नीचे काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। फिर कितना अभी मिली डीपीपी, अच्छा ठीक है। तो ये था आपका DPP 5 सूडो फोर्स के बारे में। अब अगला पार्ट जो हमारा होगा वो होगा फ्रिक्शन के बारे में। अभी टाइम क्या हो गया, 10 ही मिनट बाकी ना, फ्रिक्शन फिर कर ले।